ओके, सो इन द ऑर्थोडोंटिक्स जो मेनली जो टाइप्स ऑफ माल अक्लूजन होते हैं जो हम मोस्टली करेक्ट करते हैं, दैट इज क्लास 1 माल अक्लूजन, क्लास 2 एंड क्लास 3 माल अक्लूजन। ठीक है। अब सपोज इफ देयर इज एन स्केलेटल क्लास 1, स्केलेटल क्लास 1 है एज वेल एज द एंगल्स क्लास 1। अब मुझे ये बताएं कि स्केलेटल क्लास 1 एंड द जो एंगल्स क्लास 1 हो गया, मतलब द if the patient is skeletal class 1 means the patient does not have any skeletal discrepancy। ठीक है, कि उसके मैक्सिला एंड मैंडिबल दे आर इन द नॉर्मल, एंटीरियर पोस्टीरियर डिस्क्रिपेंसी वो करेक्ट है, उसका ए एंड बी भी ठीक है। एंड एंगल्स क्या है कि उसका जो मोलर रिलेशनशिप है दैट इज आल्सो क्लास 1। तो उसमें और क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? पेशेंट माइस्ट हैव द क्राउडिंग, क्राउडिंग हो सकती है एक। दूसरा क्या हो सकता है? स्पेसिंग हो सकती है। ठीक है। और द थर्ड प्रॉब्लम जो हो सकता है दैट इज द क्राउडिंग, दैट इज द इंप्रोक्लिनेशन ऑफ द टीथ। ठीक है। नाउ सपोज इफ द पेशेंट इज स्केलेटल क्लास 1, एंगल्स क्लास 1, या तो उसमें क्राउडिंग हो सकती है फिर। ठीक है, पेशेंट सपोज करेगा जी उसमें क्राउडिंग है इन द मैक्सिलरी आर्च और द मैंडिबुलर आर्च, or the patient have the spacing in the maxillary and the mandibular arch, or the patient have the proclination। proclination means के maxillary incisors पे proclined है और mandibular incisors पे proclined है, जिसको हम usually कहते हैं maxillary bimaxillary proclination। ठीक है, कि upper and lower जो उसके incisors से वो proclined है। इनकी जो usually treatment option होता है, if the patient has the crowding, now depend कि crowding कितनी है। ठीक है। अब क्राउडिंग को हम बेसिकली क्लासिफाई करते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर में। ठीक है, एक माइल्ड होती है, माइल्ड कितनी होगी? दैट इज फ्रॉम 1 to 4 mm इज द माइल्ड। मॉडरेट हम किसको कहेंगे? दैट इज 5 to 8। एंड सीवियर हम किस कंडीशन को कहेंगे? दैट इज 9 ऑनवर्ड। ठीक है, जितनी भी होगी दैट इज अ सीवियर क्राउडिंग। Now if the patient has the mild crowding of 1 to 4 millimeter, तो वो usually हम करते हैं नॉन एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट। जो माइल्ड क्राउडिंग जिस भी केस में होगी वो यूजुअली हम ट्रीट करेंगे नॉन एक्सट्रैक्शन, नॉन एक्सट्रैक्शन उसकी ट्रीटमेंट होगी। मतलब ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है नजर। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ इफ द क्राउडिंग इज मॉडरेट मींस 5 to 8 मिलीमीटर, हम क्राउडिंग कैसे असेस करते हैं? आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी जो ALD देखते हैं। ठीक है, so that is the crowding। so if the crowding is moderate 5 to 8 millimeter, now basically the moderate cases they are the borderline cases। ठीक है, now the borderline cases क्या होते हैं कि depend on the other factors के जी उसकी लिप की पोजीशन क्या है, उसकी जो है वो inclination of the teeth क्या है। patient can go either for the extraction or the non extraction treatment। तो यहाँ पे जो है वो जो borderline cases होते हैं they are bit difficult to क्या कहते हैं प्लान, क्योंकि आप उसको कुछ फाइनल नहीं कर रहे होते ना कि जी अब हम इसकी नॉन एक्सट्रैक्शन भी हम कर सकते हैं, या आप उसके लिए जो है वो एक्सट्रैक्शन के लिए भी जा सकते हैं। मतलब नॉन एक्सट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट होगी ऑफ द when the crowding is moderate, but suppose if the crowding is severe, that is an straight away जो है वो एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट उसकी होगी, मतलब एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट होगी। ओके, सो स्केलेटल क्लास 1 है, एंगल्स क्लास 1 है, पेशेंट हैज द क्राउडिंग। ठीक है, क्राउडिंग इफ द क्राउडिंग इज माइल्ड 1 to 4 मिलीमीटर एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉर्मल, मींस उसकी इंक्लिनेशन भी ठीक है, उसका प्रोफाइल भी ठीक है, so we will go for the non extraction treatment because 1 to 4 मिलीमीटर की क्राउडिंग वेरी माइल्ड होती है, तो हम इजीली जो है वो माइल्ड प्रोक्लिनेशन टीथ की होगी। सपोज इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अपर इंसाइजर इज 102, अपर 1 SN, तो वो प्रोक्लाइन होके 105 पे आएंगे, दैट इज विद इन द नॉर्मल रेंज एंड क्राउडिंग रिलीव हो जाएगी। इफ द क्राउडिंग इज मॉडरेट 5 to 8 मिलीमीटर एंड पेशेंट्स जो उसके लिप्स हैं दैट आर ऑलरेडी उसकी उसमें माइल्ड जो है वो प्रोकम्बेंसी है, मतलब हम कह सकते हैं कि जी जिस पोजीशन में अभी लिप्स हैं
अगर लिप्स उसी पोजीशन में रहे तो एक्सेप्टेबल है, नॉर्मल है। मतलब उससे थोड़ा भी आगे आएंगे तो जो उसका प्रोफाइल है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इन दैट कंडीशन मॉडरेट जो क्राउडिंग होगी उसमें भी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि इफ देयर इज एन 7-8 मिलीमीटर क्राउडिंग दैट विल लीड टू द माइल्ड प्रोक्लिनेशन एज वेल एज द प्रोकम्बेंसी ऑफ द टीथ। तो उसमें फिर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। बट जब हम मॉडरेट केसेस में एक्सट्रैक्शन करेंगे तो जो हमारा एनकरेज की स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी कि हम एनकरेज मॉडरेट रखेंगे। मतलब हमने एनकरेज में चीजें पढ़ी है ना, एनकरेज की जो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे वो, उसमें एक था माइल्ड एनकरेज, दूसरा मॉडरेट था, तीसरा जो है वो एब्सोल्यूट था। तो माइल्ड जो मॉडरेट एनकरेज होता है वो क्या होता है, उसमें 50-50 मूवमेंट होती है, मींस 50% मूवमेंट बाय द मूविंग यूनिट एंड 50% मूवमेंट बाय द एंकर यूनिट। ठीक है, तो जो भी मॉडरेट क्राउडिंग के केसेस होंगे इन क्लास 1 माल ओक्लूजन, we will go for the extraction of the premolars and with a moderate anchorage. Okay, now if the patient with skeletal class 1, angles class 1, and there is a severe crowding in the maxillary and the mandibular arch, we will go for the all four extraction with an absolute or the maximum anchorage। उसमें हम extraction करेंगे and maximum anchorage रखेंगे क्योंकि crowding severe है। मतलब ठीक है, 9 मिलीमीटर है, 10 है, 11 है। यूजुअली ये कंडीशंस होती है व्हेन जो आपके मैक्सिलरी कैनाइन्स या जो मैंडिबुलर कैनाइन्स होते हैं वो ब्लॉक्ड आउट होते हैं बक्कल या द लिंगुअली। इन दैट कंडीशन वी गो फॉर द ऑल प्रीमोलर एक्सट्रैक्शन विद एन एब्सोल्यूट एनकरेज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम अगर क्लास 1 कंडीशन में एक्सट्रैक्शंस करेंगे तो कौन से टीथ की एक्सट्रैक्शंस करेंगे। नाउ व्हेन द molars are in class 1 relationship, bilaterally molars are in class 1 relationship, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, we will go for the first premolar extraction, upper and lower दोनों, maxillary and mandibular जो दोनों, फर्स्ट प्रीमोलर की हम एक्सट्रैक्शन पे जाएंगे। मतलब ठीक है, क्योंकि इक्वल एक्सट्रैक्शंस करेंगे इन द मैक्सिलरी एज वेल एज इन द मैंडिबुलर आर्च। Why we will go for the equal extractions? Because जो हमें मोलर रिलेशन है उसको मेंटेन रखना है। अगर क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप है, क्लास 1 इंसाइजर है, क्लास 1 कैनाइन रिलेशनशिप है, पेशेंट में क्राउडिंग है, तो एक्सट्रैक्शंस दोनों आर्चेस में होंगे, एज मैक्सिलरी एज वेल एज इन द मैंडिबुलर आर्च, टू मेंटेन द molar relation, canine relation and the incisor relation and to relieve the crowding। जो moderate एनकरेज, जो मॉडरेट क्राउडिंग के केसेस होते हैं इन दैट हम दोनों चीजें कर सकते हैं, इधर वी गो फॉर द फर्स्ट प्रीमोलर एक्सट्रैक्शन और सेकंड प्रीमोलर एक्सट्रैक्शन। डिपेंड करता है कि क्राउडिंग कितनी है। सपोज 5 मिलीमीटर की क्राउडिंग है तो हम सेकंड प्रीमोलर एक्सट्रैक्शन पे जाएं, क्राउडिंग भी रिलीव हो जाएगी, जो बाकी स्पेस होगा दैट इज मोलर उसमें मीजलाइज होगा, मतलब उसमें मॉडरेट एनकरेज होगा, 50-50 जो एनकरेज होता है। सपोज इफ द क्राउडिंग इज 8 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, आप प्रीमोलर फर्स्ट प्रीमोलर की एक्सट्रैक्शन करें, एंटीरियर की क्राउडिंग रिलीव करें एंड देन वी विल बर्न द एनकरेज। ओके, व्हेन देयर इज एन स्पेसिंग, क्लास 1 माल ओक्लूजन है बट देयर इज एन स्पेसिंग इन द मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर आर्च, तो डेफिनेटली ये नॉन एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट होती है एंड द एम ऑफ द ट्रीटमेंट इज जस्ट टू क्लोज द स्पेसेस इन द मैक्सिलरी इन द मैंडिबुलर आर्च, स्पेसेस क्लोज करेंगे एंड वी विल फिनिश द केस। अच्छा, एक और कंडीशन आती है, द पेशेंट इज स्केलेटली क्लास 1, डेंटली क्लास 1, लोअर आर्च इज वेल अलाइंड, इन द मैक्सिलरी आर्च देयर इज एन स्पेसिंग इन द मिड लाइन, सेंटर में स्पेसिंग होती है जिसको हम कहते हैं मिड लाइन डायस्टीमा। ठीक है, नाउ सपोज इफ देयर इज एन मिड लाइन डायस्टीमा सिर्फ इन द मैक्सिलरी आर्च, मिड लाइन डायस्टीमा। अच्छा, अब इफ देयर इज एन मिड लाइन डायस्टीमा 4 to 5 मिलीमीटर, ठीक है, पेशेंट हमारे पास आता है कि जी जो मुझे प्रॉब्लम है दैट इज द डायस्टीमा, जो सेंटर में स्पेस है, मैंने सिर्फ इसकी ट्रीटमेंट करानी है। व्हेन वी असेस के स्केलेटली देखा पेशेंट इज नॉर्मल, डेंटली मोलर इज क्लास 1, प्रीमोलर क्लास 1, कैनाइन क्लास 1, इंसाइजर इज आल्सो class 1 or mild class 3 and there is no space and as well as no overjet,
तो उस कंडीशन में क्या करेंगे मतलब, नाउ इन दैट कंडीशन क्या होगा, basically if there is an only midline diastema and there is no any crowding or spacing in the lower arch, it is an indication that the patient have uh, bolt-on discrepancy, ठीक है. So usually जो midline diastema with well aligned lower arch, that is due to the bolt-on discrepancy. bolt-on discrepancy क्या होती है, ठीक है. The bolt-on discrepancy is basically क्या होता है कि जो मीजर डिस्टल विड्थ होती है मैक्सिलरी एज वेल एज मैंडिबुलर टीथ की, वो कंपेयर करते हैं कि मीजर डिस्टल मैक्सिलरी जो टीथ हो वो शुड बी वाइडर एज कंपेयर टू द मैंडिबुलर टीथ. बोल्ट-ऑन डिस्क्रिपेंसी में क्या होता है, समटाइम या तो अपर टीथ जो है वो नेरो होंगे, लोअर आर नॉर्मल, समटाइम अपर आर नॉर्मल बट द लोअर आर वाइडर. जो यूजुअली मिडलाइन डायस्टीमा के केसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि जो लोअर आपके इंसाइजर्स होते हैं उनकी विड्थ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल. उसकी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, अपर आर्च को नॉन एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट करेंगे, लोअर आर्च में हम आईपीआर करेंगे, इंटरप्रोक्सिमल रिडक्शन. ठीक है, हम इंटरप्रोक्सिमल रिडक्शन क्यों करते हैं, ताकि जो बोल्ट-ऑन डिस्क्रिपेंसी उसको हम खत्म कर सकें. मतलब जो एक्सेसिव टूथ मटेरियल है इन द मैंडिबुलर आर्च, जिसमें यूजुअली जो आपके लेटरल इंसाइजर है उनकी विड्थ ज्यादा होती है, तो उनको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरप्रोक्सिमल रिडक्शन करते हैं, दैट इज आईपीआर, इंटरप्रोक्सिमल रिडक्शन. ठीक है, सो दिस इज द अनदर एग्जांपल के एक तो हो गया क्राउडिंग का, दूसरा हो गया जी स्पेसिंग का. ओके, नाउ द थर्ड कंडीशन इज द स्केलेटल क्लास 1 एंगल्स क्लास 1 प्रोक्लिनेशन ऑफ द टीथ. ठीक है, मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर जो इंसाइजर्स हैं वो प्रोक्लाइंड हैं, जिसको हम यूजुअली बाय मैक्सिलरी प्रोक्लिनेशन कहते हैं. तो द ट्रीटमेंट प्लान फॉर द बाय मैक्सिलरी प्रोक्लिनेशन क्या होगा सर? जी बेटा. सर ये मिड लाइन डायस्टेमा में प्रॉब्लम असल में मैक्सिला में है और हम इंटरप्रोक्सिमल रिडक्शन मैंडिबल में करते हैं, तो मैंडिबल में रिडक्शन करने से ये मैक्सिला में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. मैं बता रहा हूँ, देखिए मैंने ये कहा कि मिड लाइन डायस्टीमा क्यों हुआ है, मिड लाइन डायस्टीमा हुआ है बिकॉज ऑफ द बोल्ट-ऑन डिस्क्रिपेंसी. जी सर. ठीक है, अच्छा अब बोल्ट-ऑन डिस्क्रिपेंसी क्या होता है कि जो टूथ मास होता है ना, वो या तो मैक्सिला में फर्क है या मैंडिबल में फर्क है. मतलब ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है कि टूथ मास है ना, वो सपोज मैक्सिला का नॉर्मल है, मैंडिबल का ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो मैंडिबल का जो टूथ मास होगा उसको पहले रिड्यूस करेंगे, उसको बिल्कुल नॉर्मल साइज पे लेके आएंगे. जब आप उसकी इंटरप्रोक्सिमल रिडक्शन करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, लोअर में स्पेसिंग हो जाएगी. जी सर. ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, ब्रेसेस हम लगाएंगे, लोअर भी लगाएंगे, अपर में भी लगाएंगे. लोअर के टीथ भी रेट्रोक्लाइन होंगे, अपर में ऑलरेडी डायस्टीमा है उसको भी हम रेट्रोक्लाइन करेंगे, तो स्पेसेस क्लोज हो जाएंगे. राइट सर. ठीक है, अगर और सपोज अगर आईपीआर नहीं करे सिर्फ डायरेक्ट मैक्सिला में मिड लाइन डायस्टेमा क्लोज करे, वो होगा नहीं ना, क्योंकि ओवरजेट ही नहीं है. सही ठीक है, सर. ओवरजेट नहीं होगा तो इंसाइजर्स आपके पीछे कैसे जाएंगे मतलब. तो जो लोअर में जो हम आईपीआर कर रहे हैं, दैट इज टू क्रिएट द ओवरजेट. ठीक है, तो हमने जब ये पढ़ते हैं ना कि जब कैनाइन रिलेशन आपका क्लास 1 हो, ठीक है, और आपका इंसाइजर रिलेशनशिप भी क्लास 1 हो, उसके बावजूद भी इफ देयर इज एनी क्राउडिंग और स्पेसिंग इन द इंटीरियर जो आपके टीथ हो, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ द बोल्ट-ऑन डिस्क्रिपेंसी. ठीक है, तो इसमें हम लोअर में जो कर रहे हैं, दैट इज जस्ट टू क्रिएट द ओवरजेट. ओवरजेट हम क्रिएट कैसे कर रहे हैं, बाय क्रिएटिंग द स्पेस इन द लोअर आर्च. वो हमने आईपीआर की, तो उससे क्या होगा, बोल्ट-ऑन डिस्क्रिपेंसी भी खत्म हो गई और आपका स्पेस भी क्लोज हो जाएगा. बिल्कुल. ओके ओके, नाउ द बायमैक्सिलरी प्रोक्लिनेशन, इफ देयर इज एन बायमैक्सिलरी प्रोक्लिनेशन, तो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रीमोलर, एक्सट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट प्रीमोलर. ठीक है, तो मैक्सिलरी एज वेल एज द मैंडिबुलर प्रीमोलर की एक्सट्रैक्शन करेंगे एंड देन द रिट्रैक्शन ऑफ द अपर टीथ एज वेल एज द लोअर टीथ टू करेक्ट द इंक्लिनेशन ऑफ द टीथ. ठीक है, अच्छा अब जो बायमैक्सिलरी प्रोक्लिनेशन के जो केसेस होते हैं, उसमें यूजुअली पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो यही उनकी कंप्लेन होती है कि इनके दांत बाहर है. मतलब जब स्माइल करते हैं तो ये इनके दांत बाहर लगते हैं. आप उनके लिप्स की पोजीशन देखेंगे, वो भी प्रोकम्बेंट होंगी, इनकॉम्पिटेंट लिप्स होंगी. मतलब
जब आप उसकी आर्चेस देखेंगे तो द आर्चेस आर वेल अलाइंड, बिल्कुल उसकी ऐसी अच्छी आर्चेस लगेंगे कि इसमें कोई क्राउडिंग नहीं है, कोई स्पेसिंग नहीं है और कोई रोटेशन वगैरह कोई भी चीज नहीं है मतलब। लेकिन जब आप लेटरल सेफ कराते हैं तो उसमें आप असेस करते हैं देयर इज एन प्रोक्लिनेशन ऑफ द इम्पाबियस का इंक्रीज है और जो अपर इंसाइजर की इंक्लिनेशन है वो भी उसकी प्रोक्लाइन है मतलब, ठीक है। तो इसीलिए हम एक्सट्रैक्शन करते हैं ताकि हम इसकी प्रोक्लिनेशन को कम कर सकें, उसको रेट्रोक्लाइन कर सकें। जब टीथ को हम रेट्रोक्लाइन करेंगे तो डेफिनेटली उसकी नॉर्मल इंक्लिनेशन पे आएंगे नंबर वन। जब आपके टीथ जो है वो रेट्रोक्लाइन होंगे तो उसके आपके जो लिप्स है वो भी उसके साथ रेट्रोकम्पेंट होंगे एंड द प्रोफाइल भी नॉर्मल हो जाएगा। उसके जो लिप्स इनकॉम्पिटेंट है वो भी कॉम्पिटेंट हो जाएंगे और पेशेंट का जो प्रोफाइल है वो इम्प्रूव होगा मतलब। अच्छा, ये समझ आ गई थी क्लास 1 कंडीशन जो है? जी सर, बिल्कुल समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज हम इसमें डिस्कस कर ले कि जो हम स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं ना, आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी हम करते हैं। आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी में एक तो हम देखते हैं कि जी क्राउडिंग कितनी है, क्राउडिंग या स्पेसिंग क्या है। ठीक है, हम वो क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें स्पेस रिक्वायरमेंट होती है ना, और कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसके लिए स्पेस रिक्वायर्ड होता है। कर्व ऑफ स्पी जो हम उसको जो फ्लैट करते हैं उसके लिए भी हमें स्पेस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तीसरी जो चीज होती है दैट इज प्रोक्लिनेशन। ये बेसिकली 3 चीजें होती हैं जो कि कैलकुलेट करती है फॉर द स्पेस। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमने जो पहली कंडीशन देखी कि जी क्राउडिंग है तो हम उसमें एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। फिर हमने लास्ट कंडीशन पढ़ी प्रोक्लिनेशन, उसके लिए भी हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। कर्व ऑफ स्पी क्योंकि इसके लिए जो स्पेस रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 2 to 3 मिलीमीटर। तो जो यूजुअली जो बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं ना उसमें हम थोड़ा सा इसको प्रॉपरली इवेल्युएट करते हैं कि इसके लिए कितना स्पेस चाहिए ताकि हमें जो एक्सट्रैक्शन डिसाइड करने में आसानी हो जाए। ठीक, ओके। नाउ कम टू द क्लास 2 मालक्यूजन। अब क्लास 2 मालक्यूजन क्या होती है? When the patient has skeletal class 2, दूसरी कंडीशन डेंटल क्लास 2। नाउ द स्केलेटल क्लास 2 में 2 कंडीशंस हो सकती हैं। एक या तो मैक्सिला प्रोग्नेथिक है, मैक्सिला प्रोग्नेथिक है, या मैंडिबल रेट्रोग्नेथिक है। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। और ये पहले हम स्केलेटल कंडीशन कर लेते हैं। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना कि आर्थोडोंटिक्स में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो बेसिकली क्लासिफाई करते हैं इनटू द 3 ग्रुप्स: ग्रोथ मॉडिफिकेशन, देन जो कैमोफ्लेज ट्रीटमेंट एंड देन द सर्जिकल ट्रीटमेंट। ग्रोथ मॉडिफिकेशन कहाँ करेंगे? when the patient is in the growing age and the patient has any skeletal discrepancy. Now suppose if a patient आपके पास कोई आता है with a class 2 malocclusion, आपने पहले उसको clinically assess किया, आपने देखा कि जो उसके upper incisors है वो proclined है, patient has an increased overjet and molars are in class 2, canine class 2, incisors class 2। आपने lateral ceph करवाया, lateral ceph की assessment के बाद आपको पता चला कि जो पेशेंट है उसके अपर इंसाइजर्स भी प्रोक्लाइंड है एंड लोअर इंसाइजर्स भी प्रोक्लाइंड है एंड पेशेंट का जो मैंडिबल है वो रेट्रोग्नेथिक है। आपने पेशेंट का जो ग्रोथ असेसमेंट की, ग्रोथ असेसमेंट में आपने देखा कि पेशेंट इज इन द ग्रोइंग एज। सपोज पेशेंट 10-11 ईयर्स की एज है, तो डेफिनेटली एंड द डायग्नोसिस इज दैट द पेशेंट इज स्केलेटली क्लास 2 विद रेट्रोग्नेथिक मैंडिबल, मींस उसका मैंडिबल शॉर्ट है। तो आप क्या करेंगे? इमीडिएटली जो हमारा फर्स्ट प्लान होगा वो क्या होगा कि वी शुड गो फॉर द ग्रोथ मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब मैं मैंडिबल शॉर्ट है तो हम ग्रोथ मॉडिफिकेशन करेंगे। ग्रोथ मॉडिफिकेशन में सपोज अगर मैंडिबल शॉर्ट हो रहा है तो ट्विन ब्लॉक आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम पेशेंट को ट्विन ब्लॉक दे दें तो उसका मैंडिबल एडवांस करेगा, ठीक है। ये हम फेज 1 में कर लेंगे। आप उसका सपोज करें कि स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी जो थी, मैंडिबल जो शॉर्ट था, ट्विन ब्लॉक देके फॉर 6 to 9 मंथ आप मैंडिबल एडवांस कर लेंगे, उसका स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी करेक्ट हो गया, ठीक है।
फिर हम फेज 2 में जब हम उसको ब्रेसेस लगाएंगे, देन वी विल प्लान फॉर द करेक्शन ऑफ द इंक्लिनेशन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि जी हम पहले अगर इंक्लिनेशन ठीक कर लेते और पहले हम ब्रेसेस लगा लेते तो बाद में हम उसको ग्रोथ मॉडिफिकेशन के लिए कोई अप्लायंस देते। सो द रीजन कि हमने पहले ग्रोथ मॉडिफिकेशन अप्लायंस यूज किया, बिकॉज जो पेशेंट था वो ऑलरेडी वाज इन द ग्रोइंग एज, वो स्पर्ट में था उस वक्त, तो उसी टाइम पे अप्लायंस को यूज करके हमने उस ग्रोथ फेज का एडवांटेज ले लिया। सपोज अगर हम ब्रेसेस लगाते पेशेंट को एंड हम उसमें कोई एक्सट्रैक्शन करते, स्पेसिस क्लोज करते, तो उसमें डेफिनेटली हम जो है वो ट्रीटमेंट का 1 से 1.5 साल जो है वो निकल जाता। ठीक है। अगर सपोज करें आप 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स ट्रीटमेंट डिले करते, तो उससे क्या है वो जो स्पर्ट फेज था वो उसका खत्म हो जाता, देन ग्रोथ मॉडिफिकेशन करना हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो इट इज बेटर कि इफ अ पेशेंट इन अ ग्रोइंग एज रिपोर्ट्स विद एन स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी एंड उसमें ग्रोथ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो ऑलवेज जो फेज 1 है, गो फॉर द ग्रोथ मॉडिफिकेशन। ठीक है। आप उसमें ट्विन ब्लॉक दे दें, अगर मैग्जिला प्रोग्नेथिक है तो आप हेड गियर दे दें, मतलब ताकि फेज 1 में जो स्पर्ट फेज है, स्पर्ट फेज में हम बेसिक चीजें जो है वो करेक्ट कर लें, स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी, बिकॉज डेंटल जो करेक्शन है दैट कैन बी डन एट एनी एज। वो पेशेंट अगर 20 इयर्स में भी रिपोर्ट करे तो आप डेंटल करेक्शन है वो तो हम कर सकते हैं, मतलब बट स्केलेटल करेक्शन जो मॉडिफिकेशन है वो दैट इज ड्यूरिंग द स्पर्ट फेज, तो उसी टाइम पे हम ग्रोथ मॉडिफिकेशन इजीली कर सकते हैं, मतलब तो फेज 1 में डेफिनेटली द ट्विन ब्लॉक टू एडवांस द मैंडिबल, करेक्ट द मैंडिबल। फेज 2 में हम कंप्रिहेंसिव आर्थो करेंगे, जिसमें हम ब्रेसेस लगाएंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कि हमने एक्सट्रैक्शंस करनी है या नहीं करनी है, मतलब वो डिपेंड करे किस चीजों पे डिपेंड करेंगे, डिपेंड करेंगे ऑन द प्रोक्लिनेशन ऑफ द टीथ, डिपेंड करेंगे कि क्राउडिंग कितनी है एंड कर्व ऑफ स्पीच की पोजीशन क्या है। ठीक। नाउ सपोज इफ द पेशेंट इज स्केलेटल क्लास 2 एंड पेशेंट हैज एन एप्रोग्नेथिक मैग्जिला, तो प्रोग्नेथिक मैग्जिला है तो आप उसमें क्या करेंगे, डेफिनेटली आप फेज 1 में जो है उसको हेड गियर दे देंगे। ठीक है, ताकि वो जो मैग्जिला की जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रेन हो और मैंडिबल उसको कैचअप करे, नॉर्मल पोजीशन पे उसको वो हो जाए, मतलब एंड आफ्टर दैट वंस द हेड गियर और द जो स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी है वो करेक्ट हो जाएगी एंड देन वी विल गो फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। Now the problem is that the patient is skeletal class 2 as well as the dental class 2, but the patient's growth is over, means हम growth modification नहीं कर सकते। Then the option हमारे पास क्या होता है, that is definitely the camouflage. Camouflage treatment is the option. अब camouflage treatment भी हम क्या करेंगे, क्लास 2 माइलोक्लूजन में क्या होता है कि अपर टीथ प्रोक्लाइन होते हैं, लोअर टीथ भी प्रोक्लाइन होते हैं। Molars are in class 2, canine class 2, incisor class 2, there is an increased overjet. In the camouflage treatment, we will extract upper first premolars. अगर हम एक्सट्रैक्शन करेंगे अपर फर्स्ट प्रीमोलर की तो उससे क्या होगा, प्रीमोलर की एक्सट्रैक्शन करके we will move the canine in the position of the premolar एंड जो इंसाइजर जो इतना ओवरजेट अगर सपोज करें 8-9 मिलीमीटर ओवरजेट है, तो हम इंसाइजर को जो है वो रिट्रैक्ट करेंगे उसी ओवरजेट में। तो with absolute anchorage, molar will remain in class 2 malocclusion, canine will become the class 1, incisor will become the class 1, तो उसकी जो लिप की जो प्रोकम्बेंसी होगी वो करेक्ट हो जाएगी, जो प्रोक्लिनेशन टीथ की है वो करेक्ट हो जाएगी, मतलब एंड जो पेशेंट का ओवरजेट है वो नॉर्मल हो जाएगा। So camouflage treatment for the class 2 malocclusion, camouflage treatment is extraction of upper first premolar, मतलब ठीक है अपर। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि जी हम मोलर तो क्लास 2 में है, मतलब वो अब 1 में क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब पहले क्या होता था, पहले क्लास 2 malocclusion का जो प्लान देते थे वो होता था कि जी maxillary premolar, first premolar and
maxillary first premolar and mandibular second premolar. Maxillary first premolar and mandibular second premolar, ये होता है ना, what is the classical extraction pattern of class 2 camouflage treatment? तो उसका आंसर होगा maxillary first premolar and mandibular second premolar. अच्छा, अब इसमें होगा क्या, maxillary first premolar में हम क्या करेंगे, जो अपर इंटीरियर टीथ होंगे उसको रेट्रोक्लाइन करेंगे ताकि कैनाइन रिलेशन क्लास 1 हो जाए, इंसाइजर रिलेशन क्लास 1 हो जाए, आपका ओवरजेट करेक्ट हो जाए. जो सेकंड प्रीमोलर की हम एक्सट्रैक्शन करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, we will basically mesialize the molar to correct the molar relationship. तो क्लास 2 से मोलर रिलेशनशिप कन्वर्ट हो जाएगा इन क्लास 1 रिलेशनशिप. फिर डेफिनेटली जैसे जैसे एडवांसेस होती गई इन द ट्रीटमेंट, तो बाद में ये आया कि जी हम मैक्सिलरी जो हम फर्स्ट प्रीमोलर की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उससे जो हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, ओवरजेट कैनाइन रिलेशन एंड द इंसाइजर रिलेशन, वो उससे करेक्ट हो रहा है. जो मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर की हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं दैट इज जस्ट टू करेक्ट द मोलर रिलेशनशिप. उसका कोई इतना सिग्निफिकेंट एडवांटेज नहीं है. क्यों एडवांटेज नहीं है, बिकॉज प्रोफाइल तो इम्प्रूव हो गया ना, इंसाइजर क्लास 1 है, कैनाइन क्लास 1 है. मोलर इफ देयर इज एन क्लास 2 रिलेशनशिप एंड दैट इज एन स्टेबल रिलेशनशिप. सेकंड मैक्सिलरी जो फर्स्ट मोलर है उसका जो डिस्टल कस्प है वो मैंडिबल फोसा में प्रॉपरली अक्लूड कर रहा है, तो देयर इज नो नीड टू डिस्टर्ब द रिलेशनशिप. इसीलिए नाउ मोस्टली जो कैमोफ्लेज ट्रीटमेंट चलती है इन क्लास 2 मालोक्लूजन दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ अपर फर्स्ट प्रीमोलर. अपर फर्स्ट प्रीमोलर की एक्सट्रैक्शन करते हैं, अपर को रेट्रोक्लाइन करेंगे, नॉर्मल आपका ओवरजेट हो जाएगा, इंक्लिनेशन हो जाएगी एंड इंसाइजर एंड कैनाइन क्लास 1 हो जाएगा, तो वी कैन फिनिश द ट्रीटमेंट. लोअर इम्पा जो टीथ प्रोक्लाइंड है वो प्रोक्लाइंड ही रहेगी, मतलब बिकॉज अगर सपोज करें इम्पा नॉर्मल 90 होता है एंड उस पेशेंट का 95 है या 100 है, दैट इज स्टेबल. ठीक है, क्योंकि उस पेशेंट में वो कोई अनस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा, तो दैट विल रिमेन एज इट इज. ठीक है. हाँ, इफ देयर इज एनी क्राउडिंग इन द एंटीरियर सेगमेंट, और अगर हम देखें कि उसमें प्रोक्लिनेशन इतनी ज्यादा है कि ओवरजेट क्रिएट करने में डिस्क्रिपेंसी है, in that condition we will have the two option. Number one, interproximal reduction कि हम लोअर में IPR कर लें और एक्सट्रैक्शन कर लें लोअर सिंगल इंसाइजर. IPR या लोअर सिंगल इंसाइजर से क्या होगा, अगर लोअर सिंगल इंसाइजर की हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जो लोअर इंसाइजर होता है उसकी विड्थ होती है दैट इज 5 मिलीमीटर टू 5.5 मिलीमीटर. तो वो 5 मिलीमीटर में हम सिर्फ और सिर्फ जो इंटीरियर जो इंसाइजर्स होंगे उनको रेट्रोक्लाइन करेंगे ताकि उनकी थोड़ी सी इंक्लिनेशन बेहतर हो जाए, ओवरजेट हमें क्लोज करने में आसानी हो जाए. मतलब दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ द लोअर सिंगल इंसाइजर. यहाँ हम IPR कर लें 4 मिलीमीटर अप्रोक्सीमेटली, तो वी कैन गो फॉर दी IPR इतनी. वो हम असेस करेंगे बाय के उसकी इंसाइजर की मॉर्फोलॉजिकल पोजीशन क्या है. मतलब अगर सपोज करेंगे इंसाइजर्स जो है वो थोड़े से वाइड हैं, ब्रॉड हैं, तो डेफिनेटली हम IPR के लिए जाएंगे. इफ द इंसाइजर्स दे आर ऑलरेडी वेरी स्मॉल इन साइज इन नॉर्मल, तो हम सिंगल इंसाइजर की एक्सट्रैक्शन कर लेंगे एंड वी विल करेक्ट द ओवरजेट. तो क्लास 2 मालोक्लूजन ग्रोथ मॉडिफिकेशन डिपेंड के मैंडिबल शॉर्ट है या मैक्सिला, तो ग्रोथ मॉडिफिकेशन. अगर इफ द ग्रोथ इज ओवर एंड जो उसकी स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी है वो माइल्ड टू मॉडरेट है, एंड देन वी विल गो फॉर द कैमोफ्लेज ट्रीटमेंट. एंड इन द कैमोफ्लेज ट्रीटमेंट जो क्लासिकल एक्सट्रैक्शन पैटर्न होता है दैट इज द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर एंड मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर. मैंडिबल में जो एक्सट्रैक्शन करते हैं दैट इज टू अचीव द क्लास 1 मोलर रिलेशन. बट नाउ जो मोस्ट क्लिनिकल जो आपका वो होता है प्रैक्टिस, उसमें ये होता है कि आप just go for the extraction of the upper first premolar to correct the overjet incisor in the canine relationship. ठीक है. Okay. Now suppose if the patient has the skeletal discrepancy. सर जी बेटा. सर ये IPR और एक्सट्रैक्शन ऑफ लोअर सिंगल इंसाइजर ये किसमें, जब ओवरजेट ना हो? नहीं, अच्छा, जब देखें ओवरजेट तो है सर ये लास्ट लाइन. जी बेटा समझा रहा हूँ.
क्लास 2 माल ओक्लूजन है, मोलर भी क्लास 2 है, केनाइन क्लास 2 है, इंसाइजर क्लास 2 है। जो लोअर इंसाइजर है ना इम्पा, वो या तो इतना ज्यादा इंक्रीज हो कि हमें ओवरजेट रिड्यूस करने में प्रॉब्लम हो रहा। ठीक है, अगर सपोज करें कि हमने अपर 4 की एक्सट्रैक्शन किया, हम ओवरजेट रिड्यूस कर रहे हैं, अब अपर इंसाइजर जो है वो लोअर इंसाइजर के साथ बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं, बट अपर में अभी भी स्पेस है, अब हमें क्लोज करना है। लेकिन वो कैसे क्लोज करेंगे, क्योंकि ओवरजेट तो बचा नहीं है, लोअर इंसाइजर उसको, अपर इंसाइजर को जो है वो रेट्रोक्लाइन नहीं होने देंगे। मतलब तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लोअर में आईपीआर कर लें या लोअर की सिंगल इंसाइजर की एक्सट्रैक्शन कर लें। तो उसमें जैसे मैंने कहा ना, बोल्टन डिस्क्रिपेंसी में अपर डायस्टीमा है, हमने लोअर की आईपीआर की, तो लोअर भी रेट्रोक्लाइन हो गया और अपर भी रेट्रोक्लाइन हो गया। तो इसमें भी एग्जैक्टली वही है। तो लोअर सिंगल इंसाइजर की एक्सट्रैक्शन करेंगे तो थोड़े से लोअर इंसाइजर भी पीछे जाएंगे, अपर में हमने अपर 4 की एक्सट्रैक्शन की है तो उसमें अपर इंसाइजर पीछे जाएंगे। ठीक है जी, चलिए। Okay, now if the class 2 malocclusion with an skeletal discrepancy but the malocclusion is severe, ठीक है, definitely then the option ये है कि भाई camouflage treatment इसकी नहीं हो सकती। then the surgical option हमारे पास होता है कि हम उसकी सर्जरी प्लान करें। मतलब ठीक है, अब सर्जरी क्या होती है कि वही जी लीफोर्ड 1 आप करें, या फिर आप BSSO करें। ठीक है, नाउ डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, इधर द प्रॉब्लम इज इन द मैग्जिला और द मैंडिबल। इफ द प्रॉब्लम इज इन द मैग्जिला, जैसे हमने कहा ना कि ग्रोथ मॉडिफिकेशन में भी इफ प्रॉब्लम इज इन द मैग्जिला तो हम हेड गियर दे रहे हैं, मैंडिबल में तो पेन ब्लॉक दे रहे हैं। एग्जैक्टली सेम इफ द प्रॉब्लम इज इन द मैग्जिला तो लीफोर्ड 1 आप एडवांसमेंट सेटबैक करेंगे। एंड इफ द प्रॉब्लम इज, जी बेटा सर लीफोर्ड 1 सेटबैक के लिए तो कर ही नहीं सकते ना, वो तो उसमें इंटरफेरेंस वगैरह आ सकती है, ये तो मैंने कहीं पढ़ा है कि वी कांट जस्ट मूव, आई मीन लीफोर्ड 1 से सेटबैक नहीं करते मोस्टली। जी मैं बता रहा हूँ बेटा। अच्छा, That- इफ द सपोज करें कि मैंडिबल नॉर्मल है, ठीक है, एंड आपका मैग्जिला जो है वो प्रोग्नेथिक है, मतलब ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, लीफोर्ड 1 साइड पे करेंगे। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होता है, जो आपका ट्यूब्रोसिटी एरियाज होते हैं ना, मतलब बेसिकली वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम होता है, उस एरिया को कट करना, उसको मूव करना। मतलब इसीलिए सपोज करें आपका जो मैग्जिला है उसमें मैग्जिला 10 मिलीमीटर एडवांस है, ठीक है, हम चाहते हैं कि मैग्जिला को 10 मिलीमीटर सेटबैक करें, तो हम मैग्जिला को 10 मिलीमीटर सेटबैक नहीं कर सकते। मतलब क्योंकि सर्जन कहेगा इट इज नॉट पॉसिबल कि हम ट्यूब्रोसिटी रीजन में जो है वो 10 मिलीमीटर कट करें और मैंडिबल को सेटबैक करें। फिर उसके लिए क्या करते हैं, इन दैट कंडीशन, सपोज कंडीशन इस तरह की अगर सीवियर होगी तो फिर ये होती है सजेशन कि जी इसमें डबल जॉ सर्जरी करें। लीफोर्ड 1 सेटबैक कर लें, सपोज 5 मिलीमीटर हमने मैग्जिला को सेटबैक कर दिया और 5 मिलीमीटर आप BSSO एडवांसमेंट कर लें, फिर हम डबल जॉ सर्जरी उसमें करते हैं। अच्छा, अगर सपोज करें मैग्जिला नॉर्मल है, ठीक है, और मैंडिबल जो है वो 10 मिलीमीटर पोस्टीरियरली प्लेस्ड है, तो हम मैंडिबल को तो डायरेक्टली 10 मिलीमीटर एडवांस कर सकते हैं, ठीक है, पर मैग्जिला की मूवमेंट जो है सेटबैक और एडवांसमेंट, वो दोनों जो है वो थोड़ी सी अनस्टेबल और डिफिकल्ट होती है। मतलब ठीक है, इसलिए वेन एवर द डिस्क्रिपेंसी अगर ज्यादा हो तो हम डबल जा सर्जरी कर लेते हैं, अगर डिस्क्रिपेंसी कम है तो हम सिंगल जा से कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि लीफोर्ड 1 सेटबैक हो नहीं सकता, मतलब बिल्कुल होता है, मतलब बट डेफिनेटली जितना सेटबैक या एडवांसमेंट हम मैंडिबल को इजीली कर लेते हैं, ठीक है, उतना मैग्जिला में इजी नहीं होता, मैग्जिला में डिफिकल्ट होता है। एंड डेफिनेटली जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट हम कम करते हैं। आगे समझ में बेटा? जी सर, और ये एक ही ऑपरेशन में दोनों ही मतलब जी एक ही सिंगल डबल जॉ ऑपरेशन में सर्जरी। डबल जॉ सर्जरी हो जाएगी कि लीफोर्ड 1 सेटबैक हो जाए, BSSO एडवांसमेंट हो जाए। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सर। अच्छा, अब इसमें सर्जिकल पेशेंट में और ग्रोथ मॉडिफिकेशन वाले पेशेंट में फर्क क्या होगा? ग्रोथ मॉडिफिकेशन वाले पेशेंट में हम क्या कर रहे थे कि पहले हम ग्रोथ मॉडिफाई कर रहे थे, मतलब हम कह रहे थे पेशेंट स्पर्ड फेज में है, पहले आप ग्रोथ मॉडिफिकेशन कर लें, देन वी विल गो फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्थोडोंटिक्स। But in the surgical patient, whenever there is कोई skeletal discrepancy हो, growth modification camouflage treatment हम नहीं कर सकते because of the severity, and we have planned कि हम उसकी ऑर्थोगोनेटिक सर्जरी करेंगे।
सो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर द आर्थो कंप्रीहेंसिव आर्थो, पहले कंप्रीहेंसिव आर्थो करेंगे। अच्छा, अब सर्जिकल पेशेंट में क्या करते हैं, हम करते हैं डीकम्पनसेशन। अब डीकम्पनसेशन क्या होती है, डीकम्पनसेशन ये होती है कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल कैमोफ्लेज, ठीक है। व्हेनेवर देयर इज एन स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी तो नेचर उसको कंपनसेट करेगी। कैसे कंपनसेट करेगी, सपोज करें क्लास 2 है, क्लास 2 मालोक्लूजन में मैक्सिला प्रोग्नेथिक है, मैंडिबल रेट्रोग्नेथिक है। सो नेचर इसको ऐसे कंपनसेट करेगी, जो अपर इंसाइजर्स होंगे ना वो उसकी इंक्लिनेशन यूजुअली नॉर्मल पर रहती है या स्लाइटली प्रोक्लाइन होंगे, एंड जो इंसाइजर्स होंगे लोअर इंसाइजर वो ज्यादा प्रोक्लाइन होंगे। मतलब वो ज्यादा क्यों प्रोक्लाइन होते हैं, ताकि जो मैंडिबल की जो डिस्क्रिपेंसी है वो कम से कम विजिबल हो। मतलब इसको हम कहते हैं नेचुरल कैमोफ्लेज, कि ये नेचर इसको कंपनसेट करती है। मतलब सो इफ वी प्लान फॉर द ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी, so before going for the surgery we will have to go for the comprehensive orthodontic, हम उसको ब्रेसेस लगाएंगे and we will go for the decompensation, ताकि जो टीथ हैं उनकी इंक्लिनेशन को हम ठीक कर सकें। मतलब जब हम उनकी इंक्लिनेशन ठीक कर लेंगे, मतलब इंक्लिनेशन बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, patient will have increased overjet, class 2 incisor, class 2 canine, class 2 molar relationship, then we will go for the surgery, कि फिर हम उसकी सर्जरी करेंगे मैक्सिला की या मैंडिबल की, टू अचीव द क्लास 1 इंसाइजर, क्लास 1 canine एंड क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप। अच्छा, एक्सट्रैक्शन पैटर्न क्या होता है, मतलब कैमोफ्लेज ट्रीटमेंट में हम एक्सट्रैक्शन कर रहे थे अपर 4 की एंड लोअर 5 की, ठीक है, ताकि ओवरजेट भी करेक्ट हो जाए और मोलर रिलेशनशिप भी ठीक हो जाए। मतलब बट सर्जिकल पेशेंट में हम क्या करेंगे, मतलब सर्जिकल पेशेंट में जो एक्सट्रैक्शन पैटर्न होगा दैट इज रिवर्स, ठीक है। डीकम्पनसेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे लोअर 4 एंड अपर 5, ठीक है, लोअर 4 करेंगे एंड अपर 5 करेंगे। अच्छा, अब लोअर 4 क्यों करते हैं, बिकॉज लोअर 4 हम करते हैं कि हम जो उसकी इंक्लिनेशन है लोअर इंसाइजर की, ठीक है, लोअर इंसाइजर, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमने डीकम्पनसेट करना है। मतलब हमने सर्जरी, जो भी सर्जिकल पेशेंट होंगे ना ड्यूरिंग द प्री सर्जिकल फेज, हम उस पेशेंट का जो स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी है उसको ऑब्वियस करेंगे, ताकि वो हमें नजर आए कि स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी इसकी है कितनी, मतलब प्रॉपरली उसको उस, क्योंकि उसकी जो स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी है दैट इज हिडन बाय द टीथ। डेंटल मूवमेंट जो है, नेचुरली डेंटल मूवमेंट ने उसकी स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी को हिडन किया हुआ। डीकम्पनसेशन में हम उसको नॉर्मल इंक्लिनेशन पे लेके आएंगे, ताकि जो उसकी स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी है वो हमें प्रॉपरली विजिबल हो। तो लोअर 4 से हम लोअर इंसाइजर की एक्सट्रैक्शन करेंगे, लोअर इंसाइजर रेट्रोक्लाइन करेंगे। अपर 5 से हम क्या करेंगे, जो मोलर रिलेशनशिप है उसको क्लास 2 बनाएंगे। क्लास 2 इसलिए बनाएंगे ताकि जब हम मैंडिबल को एडवांस करें या मैक्सिला को सेट बैक करें तो वो क्लास 1 में प्रॉपरली होगा। मतलब ये डीकम्पनसेशन के लिए क्लास 2 माल एक्लूजन में लोअर 4 तो हम लाजमी करेंगे, जो अपर 5 की एक्सट्रैक्शन है वो डिपेंड करती है दो चीजों पे। मतलब एक के मोलर रिलेशनशिप क्या है, दूसरा ये है कि हमने सिंगल जॉ सर्जरी करनी है या डबल जॉ सर्जरी करनी है, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ इतना याद रखें कि कैमोफ्लेज ट्रीटमेंट में एक्सट्रैक्शन होती है अपर 4 एंड लोअर 5। ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी जो सर्जिकल पेशेंट होंगे उसमें डीकम्पनसेशन के लिए एक्सट्रैक्शन होती है लोअर 4 एंड अपर 5 के, ठीक है। ये आपके लेवल तक ये इतना ठीक है कि जी लोअर 4 और अपर 5 क्यों करते हैं, ताकि लोअर 4 में हम जो लोअर इंसाइजर जो प्रोक्लाइंड है उसकी इंक्लिनेशन को ठीक कर सकें, और 5 हम इसलिए करते हैं ताकि जो मोलर रिलेशन है उसको हम क्लास 2 बना सकें। तो डीकम्पनसेशन होगी, आफ्टर डीकम्पनसेशन हम सर्जरी करेंगे, डिपेंड के सर्जरी हमने मैक्सिला की करनी है या मैंडिबल की करनी है। मतलब लीफोर्ड 1 सेटबैक और बीएसएसओ एडवांस पेट करेंगे। मतलब सर सर जी जी
सर अगर एक पेशेंट हो ना, उसके डेंटल जो ऑक्लूजन वो बिल्कुल क्लास 1 नॉर्मल हो, कैनाइन भी क्लास 1 हो, मोलर भी क्लास 1 हो, लेकिन उसकी जो मैंडिबल है वो रिट्रूडेड हो, माइक्रोग्नेथिया हुआ हो, जी तो इस पेशेंट में सर मैं अगर सर ग्रोथ मॉडिफिकेशन करूंगा या BSSO करूंगा, तो फिर तो सर मैं डेंटल को फिर डिस्टर्ब करूंगा ना, इसमें क्या करेंगे सर? अच्छा ठीक है। अच्छा अब आपने ये कहा कि ये पेशेंट है उसका मोलर भी क्लास 1 है, केनाइन भी क्लास 1 है, इंसाइजर भी क्लास 1 है, ठीक है, एंड उसकी इंक्लिनेशन भी ठीक है और पेशेंट का सिर्फ और सिर्फ मैंडिबल रेट्रोग्नेथिक है, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि लो, आप सपोज करें आपने सर्जरी करनी है, मतलब ठीक है, हमने मैंडिबल को एडवांस करना है, तो हम क्या करेंगे, लोअर 4 की एक्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। लोअर 4 की एक्सट्रैक्शन करके जो लोअर इंसाइजर है उसकी बॉडीली मूवमेंट करेंगे, उसका इम्पा नॉर्मल है 90 है, ठीक है। हम जब उसको बॉडीली मूव करेंगे पोस्टीरियरली, उसको बॉडीली हम रेट्रोक्लाइन करेंगे, तो क्या होगा, उसकी इंक्लिनेशन वही रहेगी, बट जो ओवरजेट है वो क्रिएट हो जाएगा सर। जो केनाइन क्लास 1 है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू क्लास 2, ऐसे ही होगा भाई, केनाइन क्लास 1 है ना, राइट सर। लोअर हम जब केनाइन को डिस्टली मूव करेंगे प्रीमोलर के स्पेस में, तो अब केनाइन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बिल्कुल क्लास फिर 2 हो जाएगा सर। फिर इंसाइजर जो क्लास 1 है, फिर इंसाइजर को हम बॉडीली रेट्रोक्लाइन करेंगे तो वो भी क्लास 2 हो जाएगा, हो गया, बिल्कुल ओवरजेट भी हाँ, क्रिएट हो गया, सही। ठीक है। जब अब इस कंडीशन में क्या है, हमने पेशेंट को ब्रेसेस लगाए, अपर हमने नॉन एक्सट्रैक्शन ट्रीट किया, लोअर में हमने 4 की एक्सट्रैक्शन की है, मोलर क्लास 1 है, केनाइन को हमने प्री सर्जिकल सर्जरी से पहले क्लास 2 बनाया, ओवरजेट भी हमने इंक्रीज किया है। अब हम क्या करेंगे, BSSO एडवांसमेंट करेंगे। जब हम BSSO एडवांसमेंट करेंगे तो मोलर रिलेशनशिप क्या होगा, क्लास 1 से जब मैंडिबल आगे आएगा तो क्लास 3 हो गया, क्लास 3 हो, बिल्कुल केनाइन जो 2 में था वो जब आगे आएगा तो 1 हो जाएगा, बिल्कुल इंसाइजर जो हमने 2 में बनाया वो भी आगे आके 1 हो जाएगा, राइट सर। ठीक है ना। तो जब इस तरह की कंडीशन होगी तो उसमें हम देखिए, जो हम ओवरजेट बनाते हैं या जो रेट्रोक्लाइन करते हैं, जरूरी नहीं है कि रेट्रोक्लाइन करने में हम इंक्लिनेशन को चेंज करें, मतलब वो मैंने यही कहा ना कि वो जो स्टाइनर्स में हमेशा क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्टाइनर्स एनालिसिस में उसने 2 चीजें वो पूछता है, अपर 1 to NA एंगल एंड अपर 1 to NA लीनियर, इसका क्या फर्क होता है, मतलब वो बेसिकली यही होता है कि जो अपर इंसाइजर है उनकी इंक्लिनेशन कितनी है, नॉर्मल एंगल उसकी कितनी है, और वो एंटीरियर पोस्टीरियरली नॉर्मल कितना आगे पीछे है, मतलब ठीक है। तो उससे हम डिसाइड करते हैं ना कि हमने टीथ को टिपिंग करानी है या बॉडीली मूवमेंट करानी है, मतलब तो ऐसी तो सर कंडीशन। मोलर भले जी बेटा। क्लास 3 में रहे, जो अभी हाँ आपने सिनेरियो इसका एक्सप्लेन किया, जी मोलर जी भले क्लास 3 में रहे। जी जी, इसमें देखिए ये होगा कि क्यों हम एक्सट्रैक्शन भी सिर्फ लोअर में कर रहे हैं ना, जैसे राइट क्लास 2 कैमोफ्लाज में हमने अपर 4 की एक्सट्रैक्शन की, तो मोलर हमने 2 में फिनिश किया है ना। राइट तो इस कंडीशन में जब हम लोअर 4 की एक्सट्रैक्शन करेंगे तो मोलर आपका 3 में फिनिश होगा, मतलब सही। जो हम हमेशा हमारा जो एम होता है ना ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का, कि हमने इंसाइजर एंड केनाइन क्लास 1 में फिनिश करना ऑलवेज, ठीक है। वो नहीं हो सकता कि आपका इंसाइजर 2 हो या 3 हो या एंड ऑन हो, इंसाइजर भी क्लास 1 होगा, केनाइन भी क्लास 1 होगा। अच्छा, अब मोलर रिलेशनशिप कहाँ फिनिश करना है, मोलर रिलेशनशिप का जो फिनिश का रिलेशन है वो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ प्रीमोलर्स। सपोज नंबर ऑफ प्रीमोलर्स इन द मैक्सिला एंड द मैंडिबल दे आर इक्वल, कोई एक्सट्रैक्शन नहीं है, सपोज करें नॉन एक्सट्रैक्शन है, तो आपका इंसाइजर 1 है, केनाइन 1 है, तो मोलर क्लास 1 होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि मोलर 2 हो या 3 हो, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज करें कि हम एक्सट्रैक्शन कर लें, अपर में भी एक्सट्रैक्शन करें प्रीमोलर की, लोअर में भी एक्सट्रैक्शन करें प्रीमोलर की, इंसाइजर 1 है, केनाइन 1 है, तो मोलर भी 1 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रीमोलर्स इक्वल है दोनों में, ठीक है। अच्छा, सपोज करें नंबर ऑफ प्रीमोलर्स जो मैक्सिला है उसमें कम है, मैंडिबल में ज्यादा है, मतलब कि हमने अपर में एक्सट्रैक्शन की है, लोअर में नहीं की, तो मोलर 2 में फिनिश होगा ऑलवेज। एंड सपोज कि हमने मैक्सिला में एक्सट्रैक्शन नहीं की, हमने मैंडिबल में एक्सट्रैक्शन की है, ठीक है, तो मोलर 3 में फिनिश होगा, मतलब तो जो मोलर रिलेशनशिप है वो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ प्रीमोलर्स। जिस
अगर नंबर ऑफ प्रीमोलर्स आर इक्वल तो मोलर रिलेशन आपका क्लास 1 होगा। नंबर ऑफ प्रीमोलर्स जो है वो जिसमें कम होगा ना उसका, अगर मैंडिबल में कम है तो क्लास 3, मैक्सिला में कम है तो क्लास 2। ठीक है, आ गया समझ यहाँ में? यस सर। बिल्कुल सर। सर ये डीकम्पेंसेशन में अगर हम इंटरप्रोक्सिमल रिडक्शन से काम हो सकता है तो वो प्रेफर करेंगे ना? अच्छा, आप देखें, आपने कहा कि जी डीकम्पेंसेशन में अगर हम आईपीआर कर लें, मतलब ना जैसे जो आपने कंडीशन बताई ना कि क्लास 1 इंसाइजर है, क्लास 1 कैनाइन है, क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप है, मैंडिबल रेट्रोग्नेथिक है, हमने उस पेशेंट की सर्जरी करनी है, हम आईपीआर सपोज करते हैं इंटरप्रोक्सिमल रिडक्शन, तो इंटरप्रोक्सिमल रिडक्शन से तो हम सिर्फ इंसाइजर्स को स्लाइटली रेट्रोक्लाइन करेंगे ना। बिल्कुल सर। कैनाइन रिलेशन तो आपका क्लास 1 रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसको कैसे 2 बनाएंगे आप लोग? ठीक है ना, तो डीकम्पेंसेशन के लिए हम इसीलिए एक्सट्रैक्शन करते हैं ताकि जो आपका इंसाइजर और कैनाइन का रिलेशनशिप है वो हम प्री सर्जिकली वही रख सके कि आफ्टर सर्जरी वो क्लास 1 हो जाए। बिल्कुल सर। ठीक है, So decompensation is a part of comprehensive ortho, right? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। वो फिक्स हम ब्रेसेस लगाते हैं ना, उसी से हम डीकम्पेंसेशन का मतलब ही यही है, वो जो नेचुरल कंपनसेशन हुई हुई है उसको खत्म करके उसको नॉर्मल पोजीशन पे ले आए टीथ को, मतलब। So meanwhile the patient, I mean उसको तो बिल्कुल ही crowding और अजीब सा लगेगा. How are जी you? Then बिल्कुल, confirm. पेशेंट की यही कंप्लेन होगी कि जी मैं तो ट्रीटमेंट के लिए आया था, आपने तो कंडीशन और ये वर्स कर दिया, मतलब। तो उस वक्त आप पेशेंट को Right. गाइड करेंगे, पेशेंट को समझाएंगे कि जी बेसिकली ये है कि जो पहले आपकी स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी थी वो हाइड हुई हुई थी बाय द प्रोक्लिनेशन ऑफ द टीथ, डेंटल की मूवमेंट से वो हाइड हुई थी। अब हम डेंटल की इंक्लिनेशन को बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ताकि आपकी जो जॉ की प्रॉपर हम मूवमेंट कर सकें। ठीक है, Yes sir. चलें, ये क्लास 3 जो है माल अक्लूजन और उसकी ट्रीटमेंट जो है, और फिर ओपन बाइट, डीप बाइट, ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज की चीजें समझ आई कुछ ये बेटा? जी सर, बिल्कुल समझ आएंगे। Yes sir. चलें चलें, ठीक है। यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी Thank you मच sir. सर। थैंक थैंक यू। यू। अल्लाह हाफिज।